21वीं सदी को क्वांटम मैकेनिक्स के बिना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। आज हमारे स्मार्टफोन से लेकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स तक, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे मानव कल्याणकारी मशीनों से लेकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दानव बनकर इंसानों का विनाश करने तक, सब क्वांटम मैकेनिक्स से ही हुआ है। यह थ्योरी केवल 123 साल पुरानी है, लेकिन इसने इंसानी जीवन को जितना प्रभावित किया है शायद ही किसी वैज्ञानिक थ्योरी ने किया हो। तो प्रश्न उठता है कि इस क्वांटम मैकेनिक्स की खोज कैसे हुई, क्या है इसके खोजे जाने का असली कारण, और जब न्यूटन की मैकेनिक्स से दुनिया के सभी वैज्ञानिक संतुष्ट थे तो आखिर कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगा कि कोई और थ्योरी भी होनी चाहिए। इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। किरचॉफ चैलेंज मिड 1850s। आप जानते होंगे कि लोहे की रॉड को गर्म करने पर पहले ये लाल होता है, फिर पीला और लास्ट में नीले सफेद रंग का हो जाता है। यानी कि मेटल रॉड को गर्म करने पर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। वैज्ञानिकों ने इस घटना का नाम दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किरचॉफ ने इस घटना को 1850s में स्टडी किया, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में कहीं भी लैब में काम करने लायक कोई ब्लैक बॉडी नहीं थी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज है जो अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित कर ले और जब गर्म किया जाए तो सभी वेवलेंथ का प्रकाश उत्सर्जित करे। और मजे की बात तो यह है कि ब्लैक बॉडी का काले रंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सूरज भी एक ब्लैक बॉडी है जो व्हाइट कलर का है। फिर भी अपने सामान्य प्रयोगों के आधार पर 1859 में किरचॉफ ने बताया कि इस घटना को एक्सप्लेन करने वाला फॉर्मूला केवल 2 पैरामीटर्स पर ही डिपेंड करेगा। पहला, ब्लैक बॉडी से निकलने वाले प्रकाश की वेवलेंथ पर, और दूसरा ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पर। यह उत्सर्जन करने वाली ब्लैक बॉडी के पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी लोहे की बनी है या पत्थर की। इस फॉर्मूले को किरचॉफ चैलेंज कहा गया। 1859 से ही सभी वैज्ञानिक इस फॉर्मूले को खोजने में लग गए। साल 1900 तक कई वैज्ञानिकों ने सर पैर मारे, पर अफसोस कोई भी इस फॉर्मूले को नहीं खोज पाया। इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब। 27 जनवरी 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका में एक ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब का पेटेंट लेते हैं जो 1200 घंटे तक जल सकता था। इस बल्ब में एक हाई रेजिस्टेंस कार्बन फिलामेंट था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर इसमें से प्रकाश उत्पन्न होता था, यानी यह भी एक ब्लैक बॉडी जैसा ही था। इस बल्ब के साथ ही एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब इंडस्ट्री। और हर डेवलप्ड कंट्री के बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाले बल्ब बना सकता था। क्योंकि जिस भी देश के बल्ब सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा प्रकाश देंगे और सबसे सस्ते होंगे, वही देश सबसे ज्यादा बल्ब बेचेगा और सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसी को पता ही नहीं था कि 2 बल्बों के प्रकाश की ल्यूमिनोसिटी यानी चमक को कंपेयर कैसे करें। जैसे 2 इलेक्ट्रिक हीटरों को 100 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट देकर दोनों के टेम्परेचर में होने वाले अंतर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मापा जा सकता था, लेकिन 2 बल्बों को 100 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट देने पर उनसे कितना प्रकाश उत्पन्न होगा ये किसी को नहीं पता था। क्योंकि 1881 तक लाइट बल्बों के प्रकाश की तीव्रता का कोई मात्रक ही नहीं था, जैसे आज कैंडेला कहते हैं। तो सभी इलेक्ट्रिक यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए 1881 में फ्रांस के पेरिस शहर में 22 देशों के 250 वैज्ञानिक एक मीटिंग करते हैं और यहीं पर एम्पियर और वोल्ट की परिभाषा पर सहमति बन जाती है, पर प्रकाश की ल्यूमिनोसिटी की यूनिट पर सहमति नहीं बन पाती है। इससे लाइट बल्ब का विकास धीमा पड़ जाता है। उस समय अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन बल्ब के इनोवेशन की रेस में सबसे आगे थे। इन दोनों देशों को एक तीसरा देश टक्कर देना चाहता था जो बहुत ही तेजी से विकास कर रहा था, जिसका नाम था रशिया, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। इसीलिए जर्मनी ने 1887 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिसका नाम था PTR। इसी इंस्टीट्यूट में PTR ब्लैक बॉडी रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब को बेहतर बनाया जा सके। और इस तरह अब किरचॉफ के फॉर्मूले की खोज पर पैसे बरसने लगे। किसी को क्या ही पता था इस लालच के कारण एक्सीडेंटली क्वांटम फिजिक्स की खोज होने वाली थी। पहला कदम, वीन्स लॉ। PTR इंस्टीट्यूट में ही 29 साल के विलियम वीन्स काम करते थे। दिन में काम करने के बाद फ्री टाइम में वो किरचॉफ के द्वारा सुझाए गए ब्लैक बॉडी के फॉर्मूले को डिराइव करने में लगे रहते थे। और फरवरी 1893 में उसने
ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर के साथ एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन खोज निकाली, जिसके अनुसार कोई ब्लैक बॉडी जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम रेडिएशन उत्सर्जित करती है वह वेवलेंथ और उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो पीक वेवलेंथ आधी हो जाएगी। इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर पीक वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ की ओर डिस्प्लेस हो रही थी। 3 साल बाद 1896 में वीन्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला और दिया, जो ब्लैक बॉडी के किसी दिए गए टेम्परेचर पर किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन की इंटेंसिटी को बताता था, पर इसका वेरिफिकेशन बाकी था। 2 साल बाद 1898 में पीटीआर में ही एक ऐसी इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉडी बन जाती है जो 1500 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती थी। इसका प्रयोग करके पहली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल ग्राफ बनाया गया। इसमें वाई एक्सिस पर ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी को और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ को रखा गया। शुरुआत में वेवलेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी भी बढ़ी और एक निश्चित वेवलेंथ पर मैक्सिमम होने के बाद घटने लगी, जो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के विपरीत थी, क्योंकि वीन्स के अनुसार इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को ही पीक वेवलेंथ कहा गया। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने पर पीक इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, पर पीक वेवलेंथ कम हो जाती है, जो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ही है। इस प्रकार इस ग्राफ से वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ को 100% सही पाया गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इंफ्रारेड रेडिएशन क्षेत्र में गलत पाया गया। सफलता की ओर, डेरिवेशन ऑफ किरचॉफ फॉर्मूला। अब पिक्चर में एंट्री होती है हमारे हीरो मैक्स प्लैंक की। मैक्स प्लैंक किरचॉफ के स्टूडेंट थे, वह भी किरचॉफ चैलेंज से अवेयर थे। 1896 में जब प्लैंक को वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के बारे में पता चला तो प्लैंक इस फॉर्मूले को फिजिक्स के नियमों से डिराइव करने में लग गए, पर इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब 7 अक्टूबर 1900 को इनको पता चला कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सही है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ केवल स्मॉलर वेवलेंथ के लिए ही सही है, तो प्लैंक उसी शाम को एक नया फॉर्मूला बनाने के काम में लग जाते हैं। अब इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में 3 चीजें पता थी। पहली चीज कि वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ केवल छोटी वेवलेंथ के लिए सही है। दूसरी चीज, ये इंफ्रारेड रीजन में ये फेल हो जाता है, यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी तापमान के प्रोपोर्शनल है। तीसरी और आखिरी चीज कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सही है। इन तीनों चीजों का प्रयोग करके प्लैंक उसी रात एक फॉर्मूला बनाने में सफल हो जाते हैं, जो इन तीनों शर्तों को पूरी तरह फॉलो करता था, और इसमें उन्होंने एनर्जी को पार्टिकल यानी क्वांटा के रूप में माना था। फॉर्मूला मिलते ही वो तुरंत इस फॉर्मूले को अपने दोस्त रूबिन्स को भेज देते हैं। रूबिन्स ब्लैक बॉडी पर काम कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद रूबिन्स का जवाब आया कि उनका फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच है। तो 19 अक्टूबर 1900 में मैक्स प्लैंक ने जर्मन फिजिकल सोसाइटी में अपने इस फॉर्मूले को प्रस्तुत कर दिया। सभी लोग इस फॉर्मूले से बहुत खुश थे, पर सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मैक्स प्लैंक के क्वांटा का मतलब क्या है। लोग इस फॉर्मूले को एक मैथमेटिकल तुक्के से ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो अब मैक्स प्लैंक को यह पता करना था कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या था और इसकी फिजिक्स क्या थी। क्वांटम फिजिक्स का जन्म, प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लैंक ने अगले 6 सप्ताह तक रात दिन एक कर दिए। प्लैंक सब कुछ त्यागने को तैयार थे, चाहे वो कोई वेल स्टेब्लिश फिजिक्स का नियम ही क्यों ना हो। प्लैंक ने सोचा, जब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो इससे इंफ्रारेड, विजुअल और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है, जिनकी आवृत्तियां और ऊर्जा अलग अलग होती हैं। यानी ब्लैक बॉडी को दी गई ऊर्जा इन सभी आवृत्तियों में बढ़ जाती है। यह रेडिएशन कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। प्लैंक को मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पता था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी आवृत्ति से स्प्रिंग की तरह ऑसिलेट कराया जाता है तो वह उसी आवृत्ति के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। इन सब का प्रयोग करके मैक्स प्लैंक ने अपनी रेवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस दी। प्लैंक ने माना कि ब्लैक बॉडी की सतह अनगिनत आइडियल स्प्रिंगों से बनी है, जिनकी स्टिफनेस या लचीलापन अलग अलग है, जिसके कारण इनकी आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। सभी स्प्रिंग्स के ऊपर एक आवेशित कण चिपका है जो स्प्रिंग की आवृत्ति से कंपन करता है। जब ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो इन स्प्रिंग्स को कंपन करने की ऊर्जा मिलती है, और यह कंपन केवल टेम्परेचर पर निर्भर है। अगर स्प्रिंग कंपन कर रही है तो ये ब्लैक बॉडी के अंदर ही रेडिएशन को उत्सर्जित करेगी,
यह अंदर से ही रेडिएशन अवशोषित करेगी। अगर टेम्परेचर को नियत कर दिया जाए तो आवेशित कण के द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित रेडिएशन बराबर हो जाएगा, जिससे ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यानी ब्लैक बॉडी के ऑसिलेटर्स प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे उतनी ऊर्जा ही वो अवशोषित भी कर लेंगे। इस काल्पनिक ब्लैक बॉडी के मॉडल को बनाने के बाद अब बारी थी ये जानने की कि सभी ऑसिलेटर्स में ब्लैक बॉडी की ऊर्जा किस तरह वितरित की जाए। प्लैंक ने पाया कि वो उस समय की फिजिक्स को प्रयोग करके अपने फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। थक हार कर अंत में उन्होंने उस थ्योरी को स्वीकार करने का निर्णय लिया जिसको वो एक बनावटी सिद्धांत मानते थे, जो कि था बोल्ट्जमैन की एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। प्लैंक का मानना था कि एटम जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्लैंक ने मन मारकर बोल्ट्जमैन के सिद्धांत को अपना लिया ताकि वो अपना फॉर्मूला डिराइव कर सके। बोल्ट्जमैन थ्योरी को प्रयोग करने पर प्लैंक ने पाया कि वो अपना फॉर्मूला बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं अगर वो ये मान लें कि ब्लैक बॉडी के ऑसिलेटर्स ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में करते हैं, और किसी भी पैकेट की ऊर्जा ऑसिलेटर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू के समानुपाती होती है या प्रोपोर्शनल होती है। E प्रोपोर्शनल न्यू या E इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ H को प्लैंक नियतांक कहा गया। एच न्यू को ही वैज्ञानिकों ने क्वांटा या फोटोन कहा। यानी ऑसिलेटर एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू के पैकेट्स में ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है या उत्सर्जित कर सकता है। इसके साथ ही किस ऑसिलेटर को कितनी ऊर्जा मिलेगी यह बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल नियमों से डिसाइड होगा, जो प्रोबेबिलिटी के नियमों पर आधारित होती है, जिसके अनुसार किसी ऑसिलेटर की ऊर्जा एच न्यू में होने की प्रोबेबिलिटी E⁻ℎ⁴ होती है। केबी को प्लैंक ने बोल्ट्जमैन नियतांक का नाम दिया। T केल्विन में ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है। ब्लैक बॉडी की तीव्रता उस आवृत्ति या वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम होती है जिस आवृत्ति या वेवलेंथ वाले ऑसिलेटरों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। इसी वेवलेंथ को ही पीक वेवलेंथ कहते हैं। अपने फॉर्मूले के इस एक्सप्लेनेशन को प्लैंक ने 14 दिसंबर 1900 में प्रस्तुत किया और इसी फॉर्मूले से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। लोग प्लैंक के एक्सप्लेनेशन से खुश तो थे, पर अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके फॉर्मूले की तरह उनका एक्सप्लेनेशन भी एक मैथमेटिकल तुक्का ही था। खुद प्लैंक को भी नहीं पता था कि क्वांटा सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इसीलिए लोगों को इस फॉर्मूले पर डाउट था। द डाउट। 1905 में इस डाउट को सॉल्व करने के लिए रेले और जीन्स ने क्वांटा का यूज किए बिना एक फॉर्मूला दिया। यह फॉर्मूला लॉन्ग वेवलेंथ पर तो सही रिजल्ट दे रहा था, पर छोटी वेवलेंथ यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में इस फॉर्मूले की इंटेंसिटी घटने की बजाय इन्फिनिटी की ओर जा रही थी। इस घटना को अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया। जब रेले जीन्स लॉ छोटी वेवलेंथ में और वीन्स लॉ बड़ी वेवलेंथ में फेल हो गए तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मौजूदा फिजिक्स में कोई कमी है। सभी वैज्ञानिक एक बार फिर से कंफ्यूज थे कि क्वांटा एग्जिस्ट करता है या ये केवल एक मैथमेटिकल तुक्का है। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। 1905 में स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहे आइंस्टीन को प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में पता चला। उस समय वैज्ञानिकों को एक घटना और परेशान कर रही थी। जब किसी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाता था तो मेटल की सतह से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते थे। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। उस समय की फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आइंस्टीन ने तुरंत ही प्लैंक हाइपोथेसिस का यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सफलतापूर्वक एक्सप्लेन करने में किया, जिसमें आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश क्वांटा से मिलकर बना है, यानी प्रकाश में पार्टिकल नेचर होता है और मैटर क्वांटा एच न्यू के रूप में ही एनर्जी को अवशोषित और उत्सर्जित करता है, यानी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। और इस तरह क्वांटा के एग्जिस्टेंस पर डाउट खत्म होने लगता है और क्वांटम फिजिक्स की नींव डल जाती है। जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ने यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला दिया था, उसी तरह प्लैंक के क्वांटम ने इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ला दिया, क्योंकि आज की सारी टेक्नोलॉजी क्वांटम पर ही निर्भर है। क्वांटम फिजिक्स के रूप में वैज्ञानिकों को तो मानो छुपा हुआ खजाना ही मिल गया। साइंस की ऐसी कोई ब्रांच नहीं बची जिसको इसने छुआ ना हो। इसी क्वांटम फिजिक्स से एटम्स को समझा गया, एटम बॉम्ब्स बनाए गए, कंप्यूटर्स बनाए गए और 21वीं सदी में महाशक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो दुनिया आज हम देख रहे हैं वो सब मैक्स प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस के कारण बनी है, जो इस बात को समझाती है कि कैसे साइंस सोसाइटी को बदलती है। और मैक्स प्लैंक के इस कंट्रीब्यूशन के लिए 1918 में स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज से सम्मानित करती है
और हम मैक्स प्लैंक के इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको सलाम करते हैं।